दिल्ली में नए चेहरों को मौका देने के पीछे नेताओं की छवि को भी बड़ी वजह माना जा रहा है। साथ ही बीजेपी ने जातीय समीकरण का भी खास ख्याल रखा है ताकि बीजेपी अपने 400 के लक्ष्य को पा सके। मीनाक्षी लेखी की जगह नई दिल्ली से टिकट मिलने पर बांसुरी स्वराज ने खुशी जताई। मुझे नहीं लगता कि इंडी गठबंधन किसी प्रकार की चुनौती रखता है सामने, क्योंकि ये स्वार्थ पे एक आधारित गठबंधन है और जब भी स्वार्थ का गठबंधन होता है तो राष्ट्रहित और राष्ट्र नीति की बलि चढ़ती है। वहीं रमेश बिधूड़ी की जगह दक्षिण दिल्ली से टिकट मिलने पर रामवीर बिधूड़ी ने बड़ी जीत का दावा किया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है, इनके उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो जाएगी। इस तरह का एक लोगों में जुनून है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। मनोज तिवारी ने भी दिल्ली की सभी सीटों पर जीत का दावा किया। नमो हैट्रिक बना करके देना, ये हमारा अगला उद्देश्य है और हम इसको जरूर करेंगे। दिल्ली की जनता ने पीछे हमको 56% वोट शेयर दिया था। अब जो वर्तमान स्थिति है, हम इसको 60% तक पहुंचाना चाहते हैं और उस कार्य में दिल्ली की जनता का आशीर्वाद चाहिए। मनोज तिवारी ने कहा कि बीजेपी 400 सीटें जीतेगी और पीएम मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 195 उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट जारी की, उसमें 115 पुराने उम्मीदवारों के टिकट को बरकरार रखा गया, जिसका मतलब यह है कि 60% उम्मीदवारों को फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया है और सिर्फ 20% मौजूदा सांसदों का टिकट काटा गया है। बीजेपी ने शनिवार को जो अपनी पहली लिस्ट जारी की, उसमें 195 में से 155 सीटें फिलहाल बीजेपी के पास ही हैं। इनमें उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, दमन-दीव, जम्मू कश्मीर और गोवा में घोषित सभी टिकट पिछले उम्मीदवार को ही दिए गए हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में 51 में से 46 टिकट, गुजरात में 15 में से 10 टिकट, झारखंड में 11 में से 7 टिकट, पश्चिम बंगाल में 20 में से 11 टिकट और राजस्थान में 15 में से 8 टिकट पिछले उम्मीदवारों को ही दिए गए हैं। पहली लिस्ट साफ इशारा कर रही है कि बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जिताऊ उम्मीदवारों पर फोकस किया है। यानी बीजेपी को भरोसा है कि उनकी सरकार के खिलाफ विरोध की लहर नहीं है, इसलिए वो इस बार अपने सांसदों को भी तोल रहे हैं। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में अपने 34 केंद्रीय मंत्रियों, 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों और स्पीकर को भी टिकट दिया है, जो इस बात की तरफ साफ इशारा करता है कि बीजेपी 2024 चुनाव में जीत को लेकर आत्मविश्वास से भरी हुई है। इसलिए एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर को किनारे रखते हुए पार्टी ने नई रणनीति अपनाने की जगह अपने मौजूदा नेताओं और मंत्रियों पर ही भरोसा जताया है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को जोधपुर से उम्मीदवार बनाया है, जिन्होंने शानदार जीत का दावा किया। मैं भरोसे के साथ में कह सकता हूं कि हम 25 तो जीतेंगे, लेकिन बहुत बड़े अंतर के साथ में आपकी सारी 25 की 25 सीटें जीतने वाले। एक बड़े विशाल अंतर के साथ में अब की बार भारतीय जनता पार्टी के बड़े कमल खिला करके हम मोदी जी के प्रधानमंत्री बनाने की उस मणिमाला में समर्पित करते हैं। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 57 ओबीसी उम्मीदवारों को भी चुनाव मैदान में उतारा है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में उत्तर प्रदेश की 80 में से 51 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया। बड़ी बात यह है कि 51 में से 46 टिकट पिछले उम्मीदवारों को ही दिए गए, जिसमें मथुरा की सीट भी शामिल है। बीजेपी ने मथुरा सीट से तीसरी बार हेमा मालिनी पर भरोसा जताया और इस मौके पर हेमा मालिनी ने भी पार्टी को धन्यवाद दिया। तीसरी बार मथुरा से लड़ने के लिए टिकट दिया है और क्योंकि मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं बहुत कुछ करूं, इधर काफ़ी किया है पहले 5 साल में, सेकंड 5 साल में भी और भी बहुत बढ़िया और भी काम किया। अभी तीसरी बार है तो आई हैव टू डू मच मोर बिगर वर्क आई हैव टू डू। बीजेपी ने तीसरी बार गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेश शर्मा को भी टिकट देकर उन पर भरोसा जताया। दिल्ली का बॉर्डर होने के कारण लोग दिल्ली की सुविधाओं, दिल्ली की व्यवस्थाओं से इसको कंपैरिजन करते हैं, उनकी अपेक्षाएं ज़्यादा होती हैं और दिल्ली और नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में बल्कि फर्क ना के बराबर सा रहेगा। एक खाली तकनीकी रेखा है, तो मैं समझता हूँ उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरना एक चैलेंज है। डॉक्टर महेश शर्मा ने पार्टी हाईकमान का धन्यवाद देते हुए इस बार भी जीत का दावा किया। यूपी में 51 प्रत्याशियों की लिस्ट पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। समाजवादी पार्टी ने दावा किया कि बगावत के डर से बीजेपी ने पुराने 46 प्रत्याशियों को ही दोबारा टिकट दिया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया में अपनी पोस्ट में लिखा कि बीजेपी को बगावत का डर है, इसलिए पुराने प्रत्याशियों को दोबारा टिकट दिया गया। बाकी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया, जिससे साफ है कि बाकी सीटों पर बीजेपी साफ है। वहीं विपक्ष के आरोपों पर सीएम योगी ने 80 सीटें जीतने का दावा किया। फिर एक बार मोदी सरकार का मतलब 2024 में जब मई
2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार देश की बागडोर संभालेंगे तो भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़कर के एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करेगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी विपक्ष के सफाई की बात कही। 51 के 51 सीटों पर जो कल बीजेपी की सूची आई है, सभी प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और प्रदेश की जो शेष सीटें बची हैं 80 की 80 में बीजेपी ही जीतेगी। विपक्ष पूरी तरह से प्रदेश से साफ हो रहा है। बीजेपी ने दावा किया कि जनता उनके साथ है। कांग्रेस ने बीजेपी की लिस्ट पर जोरदार हमला बोलते हुए मोदी सरकार पर संसदीय परंपराओं को खत्म करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी सांसद सिर्फ पीएम मोदी के भक्त बनकर रह गए हैं और वो ना तो संसद में जनता की बात करते हैं और ना ही उनके मुद्दे उठाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में सांसदों का कोई मतलब नहीं है। वहाँ एक ही व्यक्ति का राज है, एक ही व्यक्ति सब कुछ करता है। सांसद तो केवल अंगूठा लगाने छाप के लोग हैं, जाएं बटन दबाएं और अपने उनको घर मिले हुए वो अपनी सुविधा जो है उसके साथ घूमें। कांग्रेस ने अजय मिश्रा टेनी को खीरी से टिकट दिए जाने पर भी सवाल खड़े किए। उनके बेटे पर किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के आरोप हैं, जिस पर किसानों में गहरी नाराजगी है। जिस व्यक्ति के बेटे ने किसानों को रौंदा, टेनी मिश्रा, उसकी टिकट आपने फिर दोहरा दी। तो आपके क्या मापदंड हैं? आप किस आधार पर टिकट देते हो या नहीं देते? ये सब भी जनता को जानने का हक है। पीएम के तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ने पर भी कांग्रेस ने हमला बोला। ये बनारस पूरी तरीके से कांग्रेस के मिजाज का जो है शहर रहा है। आपके आने से सब चीजें बर्बाद होती जा रही हैं, काशी की जो परंपराएं ध्वस्त होती जा रही हैं। कांग्रेस ने बीजेपी के टिकट देने के मापदंड पर भी सवाल उठाए। इस बार तेलंगाना की हैदराबाद से एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को कड़ी टक्कर मिल सकती है। बीजेपी ने हैदराबाद से ओवैसी के खिलाफ कट्टर हिंदुत्व की छवि वाली डॉक्टर माधवी लता को मैदान में उतारा है। हालांकि माधवी लता कभी भी एक सक्रिय राजनेता नहीं रही हैं। उनके परिवार में भी दूर दूर तक किसी का राजनीति से वास्ता नहीं रहा है। लेकिन हैदराबाद में माधवी लता एक जाना पहचाना चेहरा है, जिन्हें मुस्लिम महिलाएं भी पसंद करती हैं। माधवी लता ने बेसहारा मुस्लिम महिलाओं के लिए एक छोटा सा कोष भी बनाया है। वो फोरम फॉर अवेयरनेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी और संस्कृति तेलंगाना राज्य जैसे संगठनों से जुड़ी रही हैं। वो एक गौशाला भी चलाती हैं और स्कूलों और कॉलेजों में हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति पर नियमित रूप से भाषण देती हैं। वो पिछले 2 दशकों से विश्वनाथ फाउंडेशन, लोपामुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट और लथामा फाउंडेशन की ट्रस्टी हैं। इसके अलावा माधवी लता का हैदराबाद में विरिंची नाम का एक अस्पताल है। वो इस अस्पताल की चेयरपर्सन है। माधवी लता सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और कट्टर हिंदुत्व वाली छवि होने के कारण वो सुर्खियों में रहती हैं। हालांकि हैदराबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र को एआईएमआईएम का गढ़ माना जाता है, लिहाजा उन्हें ओवैसी को हराने के लिए एडी चोटी का जोर लगाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 4 दिनों में 6 राज्यों का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 4 दिनों में 6 राज्यों का दौरा करेंगे। इस दौरान वो तेलंगाना, तमिलनाडु, बंगाल, ओडिशा, कश्मीर और बिहार में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा वो जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम के दौरान देश भर के युवाओं को आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। यदि किसी ने ऐसा किया तो वो जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ेगा। यही नहीं, उसके बाप दादा की प्रॉपर्टी भी सरकार जब्त कर लेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव लखनऊ में यादव महाकुंभ में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की धरती जो नारा लगाती है उसे सार्थक भी करती है। ये जय जयकार किसी जाति या समाज विशेष की नहीं है। पंजाब के लुधियाना में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के हक के 8,000 करोड़ रुपए लेकर बैठी।